देखिए, तो लास्ट क्लास में हम रिटायरमेंट के कितने क्वेश्चन कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया था। 19 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। करना था वैसे तो, अगर नहीं किया है तो बेटा अब ट्राई कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, कुछ एंट्री, कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं और सारी की सारी ट्रांजेक्शन एसेट एंड लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन को लेकर के हैं, इनकी जनरल एंट्री पास करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? एक ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, ये चीज हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, तो वो किए हैं चेंज इन पीएसआर। एडमिशन में इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, एक दो क्वेश्चन था, तो चेंज इन पीएसआर में है। क्या है ये क्वेश्चन, देखो जरा। हालांकि तो मैंने कट किया, मुझे ऐसा लगता है शायद ये इस बार के एडिशन में नहीं है, 2022 के एडिशन में है ये, ऐसी क्वेश्चन है ना। मुझे ऐसा डाउट है कि नहीं है, नहीं है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है ये। हाँ, ये यहाँ तक ये बेटा इस, अब जो क्वेश्चन 90 से 25 कैसे आ गया तो मैं बता देता हूँ। ये मेरे असाइनमेंट के हिसाब से क्वेश्चन चल रहे थे अब तक। बट अब जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के हिसाब से। तो क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। अभी फिलहाल में आप इसको, ये जो है लिखा है ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर है ये 25 है। इसके बाद बीच में कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुए हैं। स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन कम लिखे हुए थे, तो देखा जाता है तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 23 है। तो अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एज पर टीएस ग्रेवाल। इससे पहले हम टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं कर रहे थे, आगे पीछे हमने किया अपने हिसाब से एडजस्ट करके। क्या है, देखो ये क्वेश्चन। पुनीत एंड रमित, दो पार्टनर, सॉरी एक थर्ड पार्टनर अक्षित, तीन पार्टनर है। और कैसे पार्टनर? तीनों के तीनों पार्टनर इक्वली थे। अक्षित रिटायर्ड, यानी अक्षित पार्टनर रिटायर होता है और पुनीत एंड रमित डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, एंड शेयर जो होगा इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो होगा 3:2। देखिए पहले था इनका तीनों का इक्वल रेशो, ये पार्टनर फर्म छोड़ के चल देता है अक्षित, तो इन दोनों का रेशो हो जाता है 3:2। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है। दे ऑल्सो डिसाइड, वो कुछ डिसाइड करते हैं टू गिव अफेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज होता है उसको इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज। क्योंकि ये लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज हुआ है उस अफेक्ट को आपको रिकॉर्ड तो करना है, बट विदाउट चेंजिंग बुक वैल्यूज। मतलब अगर हमने बुक में एसेट कोई भी, जैसे लैंड, यहाँ देखो लैंड की बुक वैल्यू 550 और लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 3,0850 हो गई है। तो आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो न्यू बैलेंस शीट में इसकी न्यू वाली वैल्यू नहीं लिखोगे, इनकी आप जो बुक वैल्यू थी वही वैल्यू लिखनी है, जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो नहीं लिखनी। तो फिर ये जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हुई इसका क्या करेंगे भाई? जब हमें इनकी पुरानी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करना है, इस नई वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, तो फिर ये दी क्यों है? फिर कैसे इसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है? तो देखिए क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा हो, बोल देता है कि भैया आपको न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, या जो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसी को रिकॉर्ड करना है। तो इस केस में जो भी इनमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा, वैल्यू के इंक्रीज डिक्रीज होने से अगर कुछ भी गेन या लॉस होता है तो उस गेन एंड लॉस को हम गेनिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे। अगर ये एडमिशन होता तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो गेनिंग रेशो में इसको क्या करते हैं हम? इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब यहाँ आप इस होने वाले फायदे नुकसान को डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करोगे कि फायदा हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, लॉस हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, नहीं। या जो भी फायदा लॉस होगा इसे आप गेनिंग रेशो में एडजस्ट करोगे, ना कि ओल्ड रेशो में। अब तक आप क्या करते हुए आए थे कि अगर कोई भी फायदा नुकसान होगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा, तो गेन होगा तब और लॉस होगा तब। तो गेन में एंट्री हमने देखी थी रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी, तीनों में ट्रांसफर कर दिया करते ओल्ड रेशो में। लॉस के केस में एंट्री होती थी ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये भी ओल्ड रेशो में चलती थी। बट अगर पार्टनर डिसाइड करे कि हम इनकी डिवाइस वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो इनकी बुक वैल्यू थी उसी पर रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ने बोला विदाउट चेंजिंग देयर
बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना है, बट इनके होने वाले अफेक्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। तो फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? गेनिंग रेशियो में इसके लिए हम एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या होगी? तो इसमें एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री है, ये एंट्री है गेन के केस में। अगर गेन होता है, ये एंट्री। और अगर लॉस हो जाता है इसका अपोजिट, तो रिवर्स एंट्री। अब एंट्री बनेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? तो ये हमें एंट्रीज याद रखनी है, ये केस, कि भाई अगर कभी भी बोल दिया है कि हमें इसकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है, हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, तो हम इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसको कोई नया केस समझने की जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे कि नया केस है, नहीं। देखो ऐसे हमारे रिजर्व वगैरह में, गुडविल में भी आए हैं, जब पार्टनर्स पुराने रिजर्व को, पीएनएल को, गुडविल को राइट ऑफ करना नहीं चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता है, तब भी हम यही वाली एंट्री पास करते हैं। तब भी ये एंट्री पास होती थी और अभी भी यही एंट्री पास होनी है। मतलब जब पार्टनर्स डिसाइड कर दें कि हमें पुरानी वैल्यू जो है उनको, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही रखना है, तो हम ये एंट्रीज पास करते हैं। तो वो कुछ भी हो, चाहे वो एसेट लाइबिलिटीज हो, टेंजिबल एसेट, टेंजिबल लाइबिलिटीज, या वो क्या हो हमारे इस टाइप के, जैसे हमारे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, पीएनएल का डेबिट क्रेडिट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एग्जिस्टिंग गुडविल, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना? तो ये है। अब देखो जरा इसको सोल्व कैसे करना है, मेन बात आती है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करें। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज। सबसे लास्ट लाइन अगर पढ़ते हो इस क्वेश्चन की, देखो क्या लिखा है, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अगर ये नहीं भी बोलता ना, तो भी मैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करता इस लाइन की वजह से, क्योंकि इसने बोल दिया है कि आपको इनके अफेक्ट को रिकॉर्ड करना है, बट विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज। तो देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ लैंड, लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी? 5 लाख, अब कितनी हो गई है? 8 लाख। फिर समझते तो फायदे की बात है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड इंक्रीज होती है कितना? 3 लाख। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज हुई है? डिक्रीज इन बिल्डिंग 40,000, डिक्रीज हुआ है तो माइनस। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगेन डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ है? 40,000। इसके बाद, अरे नहीं, मैंने गलत लिख दिया है, कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगे कंप्यूटर का। अब इनकी कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है, 5 लाख से 4 लाख हो गए, तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो गया है। कितना डिक्रीज हो गया है? 1 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी डिक्रीज हो गए हैं, तो डिक्रीज इन, और क्रेडिटर्स का डिक्रीज होना अच्छा, अच्छी बात है, प्लस हो जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पहले 0 होता था, अब 5,000 लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना? 5,000। ये माइनस होगा क्योंकि लॉस हम इसको कंसिडर करते हैं। हम्म। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, हमारे यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें इससे कुछ कंपेंसेशन देना हो। कंपेंसेशन का मतलब होता है भरपाई करना। जैसे सपोज करो आप हमारे यहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपको कुछ नुकसान हो जाए, चोट लग जाए ऑन द जॉब, तो तुम इस चीज के लिए हमसे क्लेम करोगे ना, कि मैं ड्यूरिंग द जॉब मुझे एक्सीडेंट हुआ है, मेरी चोट लगी, तो मुझे पे करो इस चीज का। तो यही होता है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम।
कितना टोटल आ रहा है? 3,10,000 तो प्लस के हो रहे हैं, और माइनस वाले 175। 310 में से 175 कर दो, माइनस कितना आएगा? शायद 135 आएगा। तो नेट इंक्रीज यानी गेन हो रहा है, तो एंट्री होगी ये गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। बट कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अब ये हमें देखना पड़ेगा। रेशो देखो पहले था इक्वली, अब कितना है? अब है इनका इक्वली, ठीक है ना। सॉरी, अब 3:2 है, पहले इक्वली था। दूसरा फर्क नोट बनाएंगे इनका, इसमें हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो। फर्क नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर। यहाँ पर पार्टनर के नाम क्या कहते हैं? पुनीत ना। हम्म, पुनीत, रमित, अक्षित की बात करने की जरूरत नहीं है। न्यू शेयर 3/5, 2/5, ओल्ड शेयर 1/3, 1/3, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, 3/5 माइनस 1/15, 4/15 गेन कर रहा है। 2/5 माइनस 1/3 कितना आ रहा है? 1/15। ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ था? 135 हुआ था। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा, उसका शेयर कितना है? 1/3। तो 135 में उसका शेयर होगा कितना? 45,000। 45,000 उसको मिलेंगे। गेन सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये दोनों पुनीत एंड रमित गेन कर रहे हैं 4:1 में। एंट्री क्या बनेगी? पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षित कैपिटल अकाउंट। अमाउंट थी 45,000, जिसको गेनिंग रेशो है बच्चे 4:1। ये रहा, 4:1 करेंगे 45 का, तो ये आएगा 36,000 एंड 9,000। कुछ बच्चे हैं थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर ये ना, क्या हम ये 4/15 1/15 नहीं कर सकते थे? यस, आप कर सकते थे। अगर देखो, या तो रेशो निकालो, अगर आप रेशो नहीं निकालना चाहते थे, बजरा टोटल अमाउंट कितनी थी? 1,35,000 इंक्रीज डिक्रीज हुआ था। इसका 4/15 था, तो आप 4/15 कर लो। उसका 1/15 था, तो आप 1/15 कर लो। सीधा, अगर आपको रेशो नहीं में नहीं डिवाइड करना है, तो आप जो भी टोटल अमाउंट होती है उसे टोटल शेयर के साथ में, इनके शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो भी कितना आएगा? देखो, 9 9 4 36, और ये 9,000 जो मैंने डिवाइड किया है। तो चाहे तो आप इनको रेशो में करो, या आप उनके शेयर से मल्टीप्लाई कर करो। तो अगर शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी को करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे समझ में कि नहीं आया? रिकॉर्ड करना चाहो तो, सॉरी, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। अभी तक का इतनी चीज हमने पढ़ी है। हाँ, एक एंट्री जब वो कहता है कि इनको रिकॉर्ड नहीं करना है, इनके इफेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो उस टाइम पे सिर्फ एक एंट्री बनती है, एडजस्टमेंट एंट्री हुई है। ठीक है, कर लिया नोट? करना है जल्दी से नोट कर लो, चलो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो अब फिर अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, ये भी क्या है? रिपीटेड टॉपिक है। रिपीटेड मतलब ये भी टॉपिक एडमिशन में था। क्या है, देखो, रिजर्व में इन सबका ट्रीटमेंट अलग से समझा रहा हूँ। एक बार फिर एडमिशन में चीजें समझी हुई है, यहाँ पर फिर दोबारा समझ में देखिएगा। देखो, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, फर्म से रिटायर सिर्फ एडमिशन की बात नहीं कर रहे, जब भी फर्म में न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, जब भी आप देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है,
ये कैसे हो सकता है? पार्टनर्स खुद चाहे डिसाइड करके कि हम अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं, या किसी पार्टनर का जब एडमिशन होगा तब भी रेशो चेंज हो जाएगा, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो भी चेंज हो जाएगा, और अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में भी रेशो चेंज हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है सब चारों केसेस में चलते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सब इसमें चलते हैं, क्योंकि हर केस में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फर्म दोबारा से बनाई जाती है एक तरीके से, ऑन पेपर, पेपर में दोबारा से बनाई जाती है, बाकी तो जो चीजें होती है वो एग्जिस्टिंग होती है, वो कंटिन्यू रहती है। बस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है, जिसकी वजह से फर्म के अंदर और भी कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं, वो एग्रीमेंट की वजह से। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो हो सकता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो। वो प्रॉफिट भी हो सकता है और वो लॉस भी हो सकता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पीएनएल डेबिट होगा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पीएनएल क्रेडिट होगा। हो सकता है बैलेंस शीट में हमने कुछ रिजर्व वगैरह बनाए हुए हो, नॉर्मल रिजर्व भी हो सकते हैं, और स्पेसिफिक रिजर्व जैसे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी हो सकता है। कोई एसेट के लिए रिजर्व लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी हो सकते हैं। लॉस की बात करें, पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है पहले से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल हो, या हमारा कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो सकता है। अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा और इनमें से कुछ भी बैलेंस शीट में गिवन है, तो सबसे पहले पार्टनर्स क्या करते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं या इनको बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करते हैं। इन सब के लिए दो ट्रीटमेंट है बेटा। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, इन्हें आप बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दो। मैं दो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इनके दो ट्रीटमेंट है, या तो आप इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाओ, या आप इनको क्या करो बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट में कंटिन्यू करो। तो यानी इन्हें क्या करना है बेटा, इनको राइट ऑफ करना है। हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। हम चाहते हैं कि इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंटिन्यू नहीं करना। एक तो इस तो ये एक है कि इनको नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटर्न ऑफ, ना हम चाहते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना और ना ही चाहते हैं नीदर डिस्ट्रीब्यूट नो रिटर्न ऑफ, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ वर्ड होता है लॉस के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट वर्ड होता है इनके लिए, प्रॉफिट। पहले वाले आइटम्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे और दूसरे वाले को बोलते हैं राइट ऑफ। मैंने इसलिए सीक्वेंस लाइन वाइज लिखी है। तो देखो पार्टनर्स के पास में दो चॉइस है, कि वो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, या इनको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना चाह रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब जो मैंने अभी अभी बोला था, कि हम चाह रहे हैं कि इनकी बुक वैल्यू को, ओरिजिनल जो भी बुक वैल्यू थी उनको ही शो करें। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी यही तो था कि जो एसेट की वैल्यू उसी वैल्यू पे दिखाते रहे, हम उसको हटाए ना। तो यहाँ पर भी पार्टनर्स अगर वो कह रहे हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना नहीं चाहते, इट मीन्स वो चाहते हैं कि जो जैसे लिखा है ये वैसे ही लिखा रहे। तो अगर पार्टनर्स कभी ऐसा डिसाइड कर लेते हैं, तो इस केस में हमें बनानी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बनानी पड़ती है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। यानी फिर हम यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसे ही ये ऐसे लिखे रहेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। एडजस्टमेंट एंट्री बनती है दो तरह की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो देखो जरा हम इन सब के इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। हम इन सब के इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, हो सकता है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। क्या आए बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि हम सबको रिकॉर्ड करें, सबका एड लेस करेंगे। जो ऊपर वाले आइटम्स है, पीएनएल रिजर्व वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब ऐड होंगे, और इन सबको करेंगे माइनस। इन सबको ऐड और माइनस करने के बाद हमारे पास नेट इफेक्ट आएगा। वो नेट इफेक्ट हो सकता है प्लस आए, और हो सकता है माइनस आए। मैं सारे ट्रीटमेंट एक सबके ट्रीटमेंट एक साथ बता रहा हूँ इस केस के लिए। अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं इनको राइट ऑफ नहीं करना, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इन सबको ऐड करेंगे ऊपर वाले चारों आइटम्स, 1
टू, थ्री, फोर, और ये 5, 6, 7, इन 7 आइटम्स को माइनस करेंगे। करने के बाद जो भी नेट इफेक्ट आएगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो एंट्री कुछ और बनेगी, एंट्री बनेगी फिर गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और अगर हमारा आंसर आता है निगेटिव इफेक्ट आता है, क्या आता है बच्चे? नेगेटिव इफेक्ट। तो रिवर्स एंट्री, सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा डेबिट और गेनिंग हो जाएगा क्रेडिट। ये एंट्री होगी हमारी अगर निगेटिव आता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तब एंट्री क्या बनेगी देखो। यहाँ पर कुछ आइटम देखो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ राइट ऑफ होंगे। नहीं, आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, ये सब कौन सा आइटम बेटा? प्लस आइटम। प्लस का मतलब है ये कैपिटल में ऐड होते हैं। ये क्या होते हैं? कैपिटल में ऐड। और कैपिटल में ऐड का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इन सब की एंट्री, अगर मैं बात करूँ पीएनएल की, तो पीएनएल की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट डेबिट टू एबीसी। रिजर्व है तो रिजर्व भी डेबिट टू एबीसी। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू एबीसी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एबीसी। अगर तीनों हैं, आप तीनों की कंबाइंड एंट्री पास करना चाहो तो सब चारों को एक साथ डेबिट कर दो, और टू पार्टनर ए, टू बी, टू सी। चाहे तो आप अलग अलग एंट्री पास करो, चाहे आप कंबाइंड एंट्री पास कर दो। ठीक है, अभी मैं इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीजें बताऊंगा, क्योंकि इनमें कुछ केसेस भी होते हैं। तो अगर वो केसेस होंगे तो कैसे करेंगे, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद। पहले इसको समझते हैं। तो सिंपल की एंट्री क्या होगी? ये सब डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर यही चीज इनकी बात करते हैं, P&L, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये मैंने क्या बोला बेटा? माइनस आइटम। माइनस आइटम का मतलब है कि ये कैपिटल में माइनस होंगे, तो इन केस में कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। मतलब पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, ए डेबिट, बी डेबिट, टू सी, है ना? सब डेबिट हो जाएंगे। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू, जो जो चीजें हैं इनमें से जो कुछ भी है वो हो जाएगा क्रेडिट। P&L का डेबिट बैलेंस है तो वो भी क्रेडिट, एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो भी क्रेडिट, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो वो भी क्रेडिट। बिल्कुल एकदम सिंपल केस आपको याद रखना है कि अगर इनमें से, याद रखो 6, 7 आइटम्स, अगर इनमें से कुछ भी गिवन है तो आप इन्हें राइट ऑफ करोगे या आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्वेश्चन में बोला गया है तो अच्छी बात है, नहीं बोला गया है तो भी आप यही करोगे। हाँ, अगर ये बात बोल दे कि भाई इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इनको राइट ऑफ नहीं करना है, तो फिर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री अभी भी जो मैंने बताई थी वही है जो मैंने अभी रिवोल्यूशन वाले क्वेश्चन बताई थी। हमेशा ये एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, हमेशा सारे केसेस में, चाहे कोई भी आप केस पढ़ रहे हो। हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तब इसी रेशो, इसी तरीके से करते थे, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो गुडविल वाली एंट्री है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि गुडविल वाली एंट्री। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो भैया क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर उसने बोला इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट ऑफ करो, तो भाई फिर हमें करना होगा, ऊपर वाले 4 आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डेबिट टू कैपिटल, और ये नीचे के जो 3 आइटम है इनमें कैपिटल डेबिट टू ई आइटम्स क्रेडिट। ये रिवीजन था इन सारे पॉइंट्स का, पहले से हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी इसमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे भाई, देखो जरा, वो कैसे करना है उसको भी समझ लेते। अब मैं आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के कुछ केसेस बताता हूँ। क्या है ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व? देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है टू सेटल क्लेम, टू सेटल क्लेम और वर्कमैन। अगर वर्कमैन के लिए कोई क्लेम है तो उसको सेटल करने के लिए, है ना, यहाँ ये गलत हो गया है, वर्क, तो जो हमारे वर्कर है, वर्कमैन बोल लो या वर्कर या एम्प्लॉय,
इनके लिए अगर कोई क्लेम सेटल करना है ना, तो उसके लिए हम इस रिजर्व को बनाते हैं। तो जब भी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई क्लेम तो नहीं देना है। इज एनी क्लेम, क्लेम मतलब हम चेक करेंगे कि क्या कोई क्लेम तो नहीं है। अगर कोई क्लेम है, तो पहले हम इसमें से क्लेम को एडजस्ट करेंगे, और अगर कोई क्लेम नहीं है, तो हम इसको पूरे को डिस्ट्रीब्यूट लेंगे। मेरी बात समझ में आती है? देखो, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था 1 लाख रुपए का। अब केस नंबर 1, यहां पर नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। देर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। अगर कोई क्लेम नहीं है, तो बेटा आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जिसकी जनरल एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू एबीसी। सिंपल सी बात है, कोई क्लेम नहीं है तो उठाओ और सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरी बात, दूसरा केस, मान लेते हैं यहाँ पर हमें क्लेम दिया हुआ है, और क्लेम दिया हुआ है बेटा पूरे 1 लाख रुपए क्लेम दिया है। कितना क्लेम दिया है? 1 लाख का क्लेम दिया है। तो अब एंट्री क्या पास होगी? जितना भी मेरे पास रिजर्व है, ये सारा का सारा क्लेम में एडजस्ट हो जाएगा। क्या कुछ पैसे मेरे पास बचे अब? देखो, मैंने 1 लाख रुपए पैसे बचा, 1 लाख रुपए बचा के रखे हुए थे कि किसी वर्कमैन को अगर कोई क्लेम वगैरह देना पड़ा, तो हम इससे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ क्या हुआ कि हमारे जो वर्कर्स थे, हमें क्लेम देना पड़ रहा है 1 लाख। 1 लाख का मेरे पास रिजर्व है, 1 लाख का हमें क्लेम देना पड़ रहा है, तो हम वो क्लेम दे देंगे उस पैसे से। अब कुछ पैसा थोड़ी ना बचा हमारे पास बांटने के लिए आपस में। अब पार्टनर्स के पास में कोई पैसा नहीं बचा, वो सारा का सारा पैसा किस में चला जाएगा? क्लेम में चला जाएगा। केस नंबर सी, हो सकता है कि हमारा जो क्लेम है, क्लेम होता है ₹70,000। कितना बच्चे? तो देखो जरा, हमारे पास कितना रिजर्व था? 1 लाख। क्लेम कितना है? 7। तो 1 लाख में से हम 70,000 तो अपने वर्कर्स को दे देंगे। अब कितने बचे? 30,000। उस 30,000 को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 30,000। सॉरी, गलत लिख दिया। 70,000, हमने 70,000 का वर्कर को क्लेम दे दिया। अब हमारे पास बचते हैं 30,000। तो 30,000 बचे, वो इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे टू एबीसी। जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, और कौन सा रेशो रहेगा बेटा? ओल्ड रेशो। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में सिर्फ एडजस्टमेंट होती है, बाकी सब चीजें ओल्ड रेशो में। बात समझ में आती है? केस नंबर सी, पहले में कोई क्लेम नहीं, दूसरे में क्लेम है 1 लाख का, तो कुछ पैसा नहीं बचा, पूरा का पूरा क्लेम में चला गया। यहाँ क्लेम था 70,000 का, तो हमारे पास 30,000 रुपीज बच जाते हैं, और ये 30,000 रुपीज हमारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ये ट्रीटमेंट सिर्फ रिटायरमेंट में नहीं है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, डेथ एंड चेंज इन पीएसआर, चारों चारों टॉपिक में जो मैंने ऊपर लिखे हैं, देखो सब में एक ही सेम चलेगा। जो ट्रीटमेंट समझा रहा हूँ, आपने भले ही एक चैप्टर पढ़ा है, सारे चैप्टर पढ़ लिए, सब में यही करेंगे। अब केस नंबर डी, चौथा केस क्या होता है देखिएगा। चौथा केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर क्लेम जो है हमारा, ये हो गया 1,20,000। कितना क्लेम हो गया है? अब मेरे पास में रिजर्व कितना है? मैंने तैयारी की हुई थी 1 लाख की, और मुझे पे कितना करना पड़ रहा है? 1 लाख। तो बाकी 20,000 का क्या होगा? 20,000 का हमारा नुकसान हो रहा है ना। इस नुकसान को हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ ध्यान रखना, हम इस नुकसान को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। हम इसे ट्रांसफर करते हैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मैं दोबारा बोल देता हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। मेरे पास में रिजर्व था 1 लाख का, और मुझे क्लेम देना पड़ रहा है 1,20,000। तो मुझे 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो मैं उन 20,000 के लिए, अब उन 20,000 के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें ट्रांसफर कर देंगे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ऐसा क्यों किया? देखो, इस क्लेम के बढ़ने से पहले मेरे पास क्लेम 1 लाख कुछ नहीं था, अब मेरा क्लेम 1,20,000 हो गया। तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज, क्लेम क्या होता है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी? 1,20,000।
बट इस 1,20,000 के लिए मेरे पास कुछ रिजर्व है। 1 लाख का मैंने 1 लाख तो वहां से एडजस्ट कर लिया, अभी भी कितना बच गया, अनएडजस्टेड बचा है 20,000। तो इस 20,000 को मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इतना समझ में आता है कि जो भी मेरा इंक्रीज हुआ है इसे मैं कंसिडर करूंगा कि मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, और ये अमाउंट तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, टू ए, टू बी, टू सी। मैंने सी लिखा, अरे मैंने क्या बोल दिया यार। टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, यहाँ पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई? दोबारा समझो ये वाला पॉइंट आगे ना। अगर मेरा क्लेम ज्यादा है तो जितना वर्कमैन कंपेंसेशन था ठीक है, जितना एक्स्ट्रा है, जो मुझे एक्स्ट्रा पे करना है उसको हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पूरा 1,20,000 का देखो मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम रेडी हो गया है। 20,000 की मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, और जो ये लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी जाएगी। यानी यहां पर अगर आप जनरल एंट्री पास करो तो इस केस में दो एंट्री पास होंगी, पहली रिजर्व को क्लेम में ट्रांसफर करने की, दूसरी जो भी हमारा रिवैल्यूएशन पे आया है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। ये था वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम की। ऐसे भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का है, उसको हम आज नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जरा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास में अभी फिलहाल में है। ठीक है बच्चे, देखो ये एंट्रीज हैं, ये सब अब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है, है ना, सब कुछ मैंने समझा दिया है। एक बजा क्वेश्चन नंबर 26 टीएस ग्रेवाल का, ये 27 गलत लिखा है, 26 है। कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर जिनका रेशो 3:1 है। जेड रिटायर हो रहा है और उसकी, जब जेड रिटायर होता है उस दिन कुछ बैलेंस शीट हमें देखो बैलेंस शीट में मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, जनरल रिजर्व, पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस है ये, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जिसकी अब कोई हमें जरूरत नहीं है, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। देखो मैंने इतने सारे पॉइंट बोले कि क्या मैंने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात की, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, ये लायबिलिटी होती है बेटा। तो जिसकी मैंने बात नहीं की है ये यहाँ दे दी तो कंफ्यूज करने के लिए। कहता पास जनरल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड रिटायरमेंट। जब जेड रिटायर तो इनके लिए आपको क्या करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है कि भाई इनको इनको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो कैसे एडजस्ट करेंगे भाई इनको, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स वाई जेड, पीएनएल डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है, एबीसी डेबिट, एक्स वाई जेड डेबिट टू पीएनएल, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स वाई जेड। चाहो तो आप जनरल रिजर्व वर्कमैन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक साथ एंट्री पास कर सकते हो, और चाहो तो आप इनकी अलग एंट्री पास कर सकते हो। समझ में आती है बात? एंट्री करके दिखाऊं या फिर? फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट, क्योंकि देखो रिजर्व है, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, टू एक्स टू वाई टू जेड कर लेंगे, 3:1 में अमाउंट 180। हाँ कैपिटल अकाउंट भी तो होगा ये, जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केस नंबर बी, एक्स वाई जेड डेबिट, एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये लॉस था। और सी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। ठीक है ना, याद रहेंगी। बस देखो इसको ना याद भी हमें हो जाना चाहिए, जिन जिन बच्चों ने 6 चैप्टर पढ़े हुए हैं उनको याद हो चुका हो। ये जो आइटम्स है ना, जो मैंने पहले शुरू के आइटम लिखे थे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस शीट के क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में मिलते हैं, यानी जिस साइड कैपिटल होती है इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, इसलिए सारे आइटम कैपिटल में ऐड होते हैं। और जो गुडविल था, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलते हैं, इसलिए सारे कैपिटल में क्या होते हैं बेटा, माइनस होते हैं। क्लियर, ये ऐड होते हैं और ये माइनस होते हैं। इनको आप प्लस आइटम और माइनस आइटम से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब जरा इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस। कौन सा अकाउंट, रिवॉल्यूशन ना? हाँ हाँ अभी
रीवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट इस टॉपिक के बाद वही चलने वाला है। इस टॉपिक के बाद देखो ना, ये रहा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ हाँ, तो अभी आएगा ना, जब स्टार्ट करेंगे तो तब डिस्कस करेंगे क्या दिक्कत आ रही है, जो भी डाउट है तो ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर हम इन क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बात देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, बेसिकली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उसको वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। देखो इस पर बेसिक क्वेश्चन नंबर 29 है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, 27 28 वाली बुक के हिसाब से, तो आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर डिस्कस करेंगे, या कोई डाउट अदर क्वेश्चन में हो तो उसको ले आना, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास क्लास टाइम पर होगी, ठीक है।